हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित इंस्पायर इंडिया पर। आज हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए लेकर के आए हैं रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। यह पूरा क्लास विस्तार से होने वाला है और वन शॉट होगा। रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है, तो ध्यान से देखिएगा इसमें कैसे कैसे रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया क्या है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसके गुण और संरचना पहले वाले पदार्थ से अलग होती है, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना और दूध का दही बनना, ये सभी क्रियाएं जो हो रही हैं ये सभी रासायनिक अपक्रिया हैं। आगे देखते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब किसी रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक सूत्रों और उसके प्रतीकों के आधार पर लिखा जाता है तो उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे उदाहरण द्वारा देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। जब दो अभिकारक मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, और यही रासायनिक अपक्रिया को उसके प्रतीकों और सूत्रों के आधार पर लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। आगे देखिए, अभी मैंने दो शब्द बोला, अभिकारक और उत्पाद। यह क्या होता है चलिए समझते हैं। देखिए, अभिकारक क्या है? वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं और आपस में प्रतिक्रिया करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद क्या है? उत्पाद रासायनिक अपक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसे ही उत्पाद कहते हैं। तो जैसे देखिए, ये ऑक्सीजन और यह हाइड्रोजन, इन दोनों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों को क्या कहा जाता है? अभिकारक। क्योंकि रासायनिक अपक्रिया में ये दोनों भाग ले रहे हैं और बना क्या रहे हैं? जल बना रहे हैं। तो ये जो अभिकारक हैं ये रासायनिक अपक्रिया करते हैं और जो बनता है उसे ही क्या कहते हैं? उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, यहां पर है अभिकारक क्या क्या हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिकारक हैं और यहां पर जो जल बना हुआ है ये क्या है? उत्पाद है। तो उम्मीद है आप यह बात समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। समीकरण संतुलन की बात करते हैं। तो समीकरण संतुलन क्यों जरूरी है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से समझते हैं कि समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कराने के लिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कराने के लिए संतुलित किया जाता है, क्योंकि रासायनिक अपक्रिया में ना तो कोई परमाणु बनता है और ना ही कोई परमाणु नष्ट होता है। इसलिए अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व बराबर होने चाहिए। ठीक है, परमाणुओं की संख्या उनमें बराबर होनी चाहिए। जैसे यहां देखिए, यह है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। किंतु यहां पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है, किंतु यहां पर उत्पाद में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसलिए हमने इस हाइड्रोजन को गुणनखंड में 2 कर दिए हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको हमने 2 से गुणा कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस तरीके से इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम का यह पालन करने लगा। इसी तरीके से आयरन और ऑक्सीजन
दोनों मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर यह संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर हमें 2 से गुणा करना पड़ा। तो यहाँ पर Fe 4 था और यहाँ पर 2 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यह भी बराबर है और यह भी बराबर है, और ऑक्सीजन की संख्या पहले भी बराबर थी और अब जो है अब भी बराबर है, क्योंकि यह इसके साथ भी गुणा होगा। जब हम इस तरीके से लिखते हैं, देखिए HCl, ठीक है, मान लीजिए HCl है और हमने यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम सामने लिखते हैं तो यह इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है, ठीक है। यानी कि 2H है और 2Cl है, ठीक है। यदि हम इस तरीके से लिखें, देखिए H2O, अब यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है। यदि अब यहां 2 जो है इसके ऑक्सीजन के लिए नहीं कहलाएगा, ये हाइड्रोजन के लिए ही है। लेकिन अगर यहीं हम 2 लिख दें तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन की संख्या यहां पर 4 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इस तरीके से आप इसको संतुलित कर सकते हैं। तो बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया के लक्षणों की। तो कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है, आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उसकी अवस्था में परिवर्तन, गैसों का मिलकर द्रव बनना। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसें जब मिलती हैं एक निश्चित अनुपात में तो पानी बन जाता है। तो यह हो गई अवस्था में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन की बात करें, जंग लगने पर लोहे का रंग बदल जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब लोहे में जंग लगती है तो उसका रंग बदल जाता है, हल्का लाल भूरे रंग का हो जाता है। अब बात करते हैं गैसों का निकलना। कुछ अपक्रियाओं में बुलबुले या गैस निकलती हैं, ठीक है। ताप में परिवर्तन की बात करें, मिश्रण का अचानक गर्म या ठंडा हो जाना क्या कहलाता है, रासायनिक अपक्रिया के लक्षण होते हैं ये सभी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि रासायनिक अपक्रिया के कौन कौन से लक्षण होते हैं। आगे देखते हैं, बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार की। तो रासायनिक अपक्रिया के प्रकार ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, और आपसे यही पूछा जाएगा कि विस्थापन अपक्रिया क्या है, संयोजन अपक्रिया क्या है, बात करें विघटन या अपघटन अपक्रिया क्या है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। आपसे यह कभी नहीं पूछा जाएगा कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो एक एक करके हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए संयोजन अपक्रिया क्या है। संयोजन, जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, संयोजन संयोग में यानी जुड़ना, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है जोड़ने की। तो संयोजन अपक्रिया क्या होती है, जैसे मान लीजिए A + B गिव्स आउट C। तो इस तरीके से जहां भी अपक्रिया होगी यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर किसी नए उत्पाद का निर्माण करेंगे तो ये सभी क्या होंगे, संयोजन अपक्रिया होंगे। जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, ठीक है। ये संतुलित नहीं है, मैंने आपको संतुलित करने बताया है। यहां पर आप 2 लगाएंगे और यहां पर भी 2 लगाएंगे तो ये समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 अभिकारक है, ठीक है, यहाँ पर 2 अभिकारक है और 2 अभिकारक मिलकर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण किए तो ये संयोजन अपक्रिया के उदाहरण हैं। तो आगे बात करते हैं वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। वियोजन यानी वियोग होना, टूटना, ठीक है। कोई एक पदार्थ है वह जब 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। देखिए यह 3 प्रकार की हो सकती है, ठीक है।
एक ऊष्मा और दूसरा तापन और तीसरा विद्युत धारीय। ठीक है, ये ऐसा है कि यदि हम ऊष्मा देकर किसी को तोड़ते हैं तो ऊष्मीय हो जाता है, यदि हम ताप के माध्यम से तोड़ते हैं तो यह जो है तापन विधि हो जाती है, और विद्युत से अगर तोड़ते हैं तो यह विद्युत अपक्रिय हो जाती है। इस तरीके से वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। देखिए, यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देकर इसको तोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यह देखिए, यहाँ देखिए, यह एक पदार्थ था A, ठीक है, यह टूटा है A+ और B+ में मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से यह पदार्थ टूटा हुआ है, यानी एक पदार्थ था और यह 2 अन्य पदार्थों में टूट गया है। इसे हम कहेंगे अभिकारक, इसे कहेंगे अभिकारक और इसे कहेंगे उत्पाद। ठीक है, अभी अभिकारक और उत्पाद दोनों मैंने इसके थोड़ी देर पहले बताया था। आगे देखते हैं, थर्ड क्या है? विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या है? वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। मैंने क्या कहा? तो वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के से अलग कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। आयरन और कॉपर सल्फेट जब दोनों क्रिया कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सा है? आयरन है। आयरन कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, यही विस्थापन अपक्रिया है। जो ज्यादा क्रियाशील होता है वह कम क्रियाशील धातुओं को अलग कर देता है और खुद उसका स्थान ले लेता है। यही क्या कहता है? एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है, यही जो है विस्थापन अपक्रिया है। आगे देखते हैं, बात करेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया की। वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्रिया कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वह सभी अपक्रियाएं द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। तो आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है, आइए समझते हैं। तो आप विस्थापन अपक्रिया समझ गए थे, उसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपने उसके यौगिक से अलग कर दे रहा था, लेकिन यहाँ पर उसमें आदान प्रदान हो रहा है, उसके आयनों में आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ देखिए, सोडियम और सल्फेट, ठीक है, सोडियम और सल्फेट यह बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया कर रहे हैं और अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। यहाँ सल्फेट के साथ सोडियम था, किंतु यहाँ पर सोडियम जो है हट गया है और क्या आया है? बेरियम आया है। ठीक है, और यहाँ पर Cl के साथ क्या था? Ba था, यानी बेरियम था, तो Cl के साथ कौन आ गया है? सोडियम आ गया है। इस तरीके से ये अपने आयनों को बदल देते हैं, यानी कि आयनों का आदान प्रदान करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। आपने विस्थापन अपक्रिया में देखा था कि एक जो ज्यादा क्रियाशील होता है वह कम क्रियाशील को हटा देता है, जो ज्यादा क्रियाशील होता है वह कम क्रियाशील को हटा देता है। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है? वह आयनों का आदान प्रदान कर लेता है। वह कहता है कि आप यहाँ चले जाइए और हम यहाँ चले जाते हैं। इस तरीके से इनमें संबंध होता है। आगे देखिए, बात करेंगे उपचयन और अपचयन की। उपचयन और अपचयन क्या होता है? यह वेरी इंपॉर्टेंट में अगर कहा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट है।
वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का उपचयन और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, वे अभिक्रियाएं उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती हैं। अभिकारक में ऑक्सीजन का जुड़ाव अथवा हाइड्रोजन का निकलना उपचयन तथा ऑक्सीजन का निकलना अथवा हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। समझ में तो नहीं आया होगा, चलिए समझाते हैं, ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। किंतु ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना उपचयन और ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो देखिए मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन अपक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? जुड़ाव हो रहा है। तो यह जो है कौन सी अपक्रिया कहलाएगा? उपचयन अपक्रिया कहलाएगा। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। अब देखते हैं अपचयन। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो क्या कहलाया? उपचयन कहलाया। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो क्या कहलाता है? हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यह अपक्रिया जो है यह अपचयन की अपक्रिया है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो तो आगे देखिए। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, वे सभी अपक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, जब कोई रिएक्शन या अपक्रिया होती है तो उसमें उत्पाद निकलता है और उत्पाद के साथ यदि ऊष्मा भी निकलती है तो उसे ही ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन अपक्रिया करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और 94.0 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें प्राप्त होती है। तो यह हो गई ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। आगे बात करेंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। देखिए ऊष्माशोषी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा का अवशोषण करता है, वही ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है। इसका वे देखते हैं परिभाषा। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, वे सभी अपक्रियाएं ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती हैं। सभी अपघटन अपक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं। अब अपघटन यानी मैंने दूसरा जब बताया था अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया, तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें ऊष्मा, विद्युत या तापन 3 तरीके से यह विघटन अपक्रिया होती है। तो वही कह रहा है कि जब ऊष्मा लेकर कोई अभिकारक टूटता है तो उसे ही ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया में जब हम कुछ ऊर्जा देंगे तब यह अपक्रिया संपन्न होगी। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जब हम 45 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर दे रहे हैं इस अपक्रिया में, तब हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। यह ऊष्माशोषी अपक्रिया है। तो याद रखिएगा ऊष्माशोषी अपक्रिया वही अपक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा ले करके कोई उत्पाद बनता है, वही ऊष्माशोषी अपक्रिया होता है। ऊष्माशोषी में ऊष्मा ली जाती है और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा त्याग होता है, ऊष्मा का त्याग होता है। ठीक है, आगे देखिए
हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रिया का प्रभाव, दो प्रभाव होता है, एक होता है संक्षारण और दूसरा होता है विकृत गंधिता। यह दोनों क्या है, आइए समझते हैं। संक्षारण क्या है? संक्षारण देखिए, जब कोई धातु अम्ल, क्षार, नमी आदि के संपर्क में आते हैं तो वह नष्ट होने लगती हैं, जिसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे हवा में जो नमी होती है उसकी वजह से और ऑक्सीजन की वजह से ये संक्षारण होता है। जैसे बाहर आप देखे होंगे बारिश में या वैसे ही धूप में, जब कोई लोहा पड़ा रहता है तो उसमें जंग लग जाता है, तो यही संक्षारण होता है। तो संक्षारण, जैसे देखिए, संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर काली परत, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। संक्षारण के कारण ही पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं, ठीक है, लोहे से बनी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, संक्षारण के जिसमें देखिए, जिसमें मुख्य कारण उपचयन अपक्रिया का होता है। संक्षारण को पेंट करके रोका जा सकता है। आपने देखा होगा कोई लोहा बाहर पड़ा रहता है, या घर का गेट ही देख लिया जाए, जो दरवाजा है बाहर लोहे का लगा होता है बड़ा सा, उसमें क्या होता है, हम पेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह हवा, पानी आदि से उसमें जंग लग जाता है, इसलिए हम उसमें संक्षारण को रोकने के लिए ही क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेंट लिखा गया है, इसे हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। और कुछ लोग उसमें मोबिल आदि लगाते हैं। अब बात करेंगे विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता क्या होती है? देखिए, जब कोई पदार्थ जैसे सड़न उसमें पैदा हो जाती है और उसमें से गंध आने लगती है, तो वही विकृत गंधिता होती है। आप मतलब एक शब्द में ध्यान रखिए, जब कोई चीज गंध उसमें से आने लगे तो वही विकृत गंधिता होती है। इसको साइंस की भाषा में समझ लेते हैं। वसा युक्त अथवा तैलीय, ठीक है, वसा युक्त अथवा तैलीय, तैलीय यहाँ पर तेल से लिया गया है। तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक, क्या कह रहा है, जब लंबे समय तक रखे रह जाते हैं तो इनका उपचयन हो जाता है। ठीक है, इनका उपचयन हो जाता है, जिसके कारण इनका स्वाद एवं गंध बदल जाती है तथा ये विकृत गंधी हो जाते हैं। इसके प्रभाव को रोकने के लिए खाद्य सामग्री को वसा युक्त बर्तनों में रखा जाता है। जैसे आगे देखिए, चिप्स बनाने वाले चिप्स को, ठीक है, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को निकालकर उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से कम क्रियाशील धातु है, इसीलिए नाइट्रोजन उसमें भरा जाता है। आप देखे होंगे पैकेट इतना सा फूला रहता है, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन को निकालकर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है और वह लंबे समय तक चलता है। तो यदि आपने यहाँ तक का वीडियो देखा है तो मैं समझता हूँ कि आप पढ़ने वाले छात्र हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरीके से और जो क्लासेस हैं वो मिलती रहें।